लीजिए, मेरा जर्नैली सड़क का 1500 मील का सफ़र पूरा हुआ। सयाहों की बस में बैठा मैं कलकत्ते के बॉटेनिकल गार्डन यानी फूल पौधों के अजायब घर से वापस शहर की तरफ लौट रहा हूँ। इसी बॉटेनिकल गार्डन के बड़े गेट के सामने जीटी रोड ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैंने एक साहब से पूछा था, क्यों साहब, क्या जीटी रोड इस जगह ख़त्म हो जाती है? उन्होंने हैरत से मुझे देखा और बोले, ख़त्म नहीं होती, जीटी रोड यहाँ से शुरू होकर पेशावर तक जाती है। खूब है ये भी, शिमाल वालों को बताया गया कि जीटी रोड पेशावर से शुरू होकर कलकत्ते तक जाती है और कलकत्ते वालों को बताया गया कि यहाँ से शुरू होकर पेशावर तक जाती है। लूटने वालों ने दोनों दुनियाओं के सवाब लूट लिए। ये सड़क हावड़ा के पुल की तरफ चली जा रही है, टूटी फूटी, खस्ता, बदहाल, दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ, कारखाने, वर्कशॉप, गोदाम, लोहा लाट, काठ कबाड़ और दरमियान में हमारी जीटी रोड। राह में अंग्रेज़ों के ज़माने के बंगले मुझे नज़र आ रहे हैं। मैंने एक ऐसा बंगला देखा है जो कभी महल जैसा रहा होगा। उसके सुतूनों के सामने एक खातून का निहायत दिलकश मुजस्समा आज तक खड़ा है, जिन्होंने अपने बाल समेट कर जूड़ा सा बनाया है। एक हाथ में उनके सेब है और दूसरे हाथ से वो जो थोड़ा सा लिबास उनके बदन पे है उसे उन्होंने संभाल रखा है। ऐसा मुजस्समा कि देखिए तो देखते रह जाइए। उसकी चारों तरफ गायें बंधी हैं, बछड़े खड़े हैं, एक तरफ मुर्गियाँ दाना दुनका चुन रही हैं और मुजस्समे की टांगों के करीब एक बिल्ली ऊँघ रही है। मेरी बस चली जा रही है। निहायत गुंजान आबाद इलाका है। दोनों तरफ ईंटों के मकान आ गए हैं जिन पर सफ़ेदी पोत कर इलेक्शन के इश्तहार लिखे गए हैं। चित्तरंजन बाबू को वोट दीजिए। इन्हें वोट देने के कैसे कैसे फ़ायदे होंगे, ये सब उर्दू में लिखा है। दुकानों के साइन बोर्ड उर्दू में हैं। लोगों के हाथों में उर्दू अखबार नज़र आ रहे हैं। वो सामने हावड़ा जंक्शन नज़र आने लगा है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आखिरी स्टेशन। आज मंगल है और स्टेशन के सामने मंगल हाट लगी है, यानी मंगल के मंगल लगने वाला वो बाज़ार जिसमें ख़रीदारी के लिए सारे मशरक़ी हिंदुस्तान के दुकानदार कलकत्ते आते हैं और हर मंगल को लाखों रेडीमेड कपड़े, लुंगियाँ, प्लास्टिक की चीज़ें, बनाओ सिंगार का सामान अपनी दुकानों के लिए यहाँ से ले जाते हैं। बनारस तक से दुकानदार यहाँ आते हैं और वो सामने हावड़ा का पुल नज़र आने लगा है। इस पुल पर से रोज़ाना 5 लाख मुलाजिम और कारोबारी लोग दरियाए हुगली पार करके काम पे जाते हैं और फिर घरों को लौटते हैं। इस पर बसें भी चल रही हैं, कारें भी, ट्रक भी और ट्रामें भी, लेकिन सबसे ज़्यादा हुजूम पैदल चलने वालों का है। नीचे दरियाए हुगली बह रहा है। इसी दरिया पर कलकत्ते की बंदरगाह है जो मरहूम हुआ चाहती है। कहते हैं, खुदा जाने सच है या नहीं, कि इस बंदरगाह की खातिर दरिया की तह से मिट्टी निकाली जाती थी। अब 40 साल से वो मिट्टी नहीं निकाली गई है। अब दरिया कीचड़ से भर गया है और कलकत्ते की बंदरगाह का हाल उस शख्स जैसा है जिसका गला भी घुट रहा हो और जिसका दम भी। मगर कलकत्ते का जो हाल है उसे देख के यकीन नहीं आता कि कभी दुनिया भर के समंदरी जहाज़ यहाँ आकर लंगर अंदाज हुआ करते थे। अमेरिका से जहाज़ संगतरे लेकर आते थे तो शहर भर के बंगलों कोठियों के मुलाजिम जहाज़ों से बर्फ़ ख़रीदने के लिए उन जहाज़ों पे धावा बोल दिया करते थे। वही बर्फ़ जिसमें लगकर ये संगतरे अमेरिका से कलकत्ते तक आते थे। यही तो वो कलकत्ता है जहाँ वाजिद अली शाह ने मटिया बुर्ज में रहकर दूसरा लखनऊ बसा लिया था और गोमती की आला तहजीब यहाँ हुगली के किनारे परवान चढ़ी थी। वो सब ख़त्म हुआ। कहने वाले तो कहते हैं कि ख़ुद कलकत्ता भी ख़त्म हो रहा है। आइए शहर चलें और 2-4 अमायदीन शहर से पूछ के देखें कि वो क्या कहते हैं। कलीमुद्दीन शम्स साहब, क्या कलकत्ता मर रहा है? नहीं, कलकत्ता मर नहीं रहा है। वसीमुल हक साहब, आप क्या कहते हैं? हकीकत ये है कि कलकत्ता मर रहा है। अहमद सईद साहब, क्या हाल है आपके शहर का? ये शहर जिंदा है। अहमद सईद मलिहाबादी साहब कलकत्ते के उर्दू रोज़नामे आज़ाद हिंद के एडिटर हैं। मैं उनसे मिलने गया तो दफ्तर में कलकत्ते के उर्दू अखबारों की फ़ाइलें देखने लगा। आपको सुनाऊं पढ़कर?
گارڈن ریچ اور مٹیا برج کے علاقے میں کوئی اسپتال نہیں ہے. 1962 سے مطالبہ چل رہا ہے. گارڈن ریچ میں آپ کو قبرستان تو ضرور ملے گا، اسپتال نہیں ملے گا. کلکتہ یونیورسٹی کی اقبال چیئر خالی پڑی ہے. قرآن مجید کو دنیاوی عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کلکتہ ہائی کورٹ میں دائر مقدمے میں حکومت مغربی بنگال کا جواب. چاندنی چوک سے شبراتی ٹرک. باشندگان چاندنی چوک اسٹریٹ کی خدمت کے لیے چاندنی ینگ بوائز فورم نے ایک ٹرک کا بندوبست کیا ہے تاکہ لوگ شب برات کے موقع پر قبرستانوں میں جا کر فاتحہ خوانی کر سکیں. ٹرک چاندنی چوک مسجد سے روانہ ہوگا. قومی حوزری کے برقعے، حیا، فیشن اور وقار کا مجموعہ. گنجی، موزے اور ہر قسم کے ریڈی میڈ کپڑوں کے علاوہ اب برقعوں کی خریداری بھی آپ کی تشفی اور اطمینان کی ضامن. یہ تھے کلکتے کے اخبار. روزنامہ آزاد ہند کا دفتر صاف ستھرا اور جدید قسم کا ہے. اس کے ایڈیٹر احمد سعید ملیح آبادی صاحب خوش اخلاق، ملنسار اور معاملہ فہم ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کلکتے کا کیا حال ہے. جناب، کلکتہ تو اپنی جگہ پر ہے، حال اچھا ہی ہے اس کا. حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کے اپنے کچھ مسئلے ہیں، اور مسئلے جو ہوتے ہیں اگر وہ حل نہ ہوں تو ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور جب کوئی بیماری ایسی چپٹ جائے کہ جان لیوا ہو اور وہ روگ بن جائے تو ظاہر ہے کہ جان بھی خطرے میں پڑتی ہے. لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی پورا ایک شہر مر رہا ہے، اور یہ شہر زندہ ہے. اور زندہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں عمارتیں بہت اونچی اونچی ہیں اور ٹریفک یہاں بہت زیادہ گنجان ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اس شہر کے اندر اس کا اپنا ایک کلچر ہے. اور یہ جو کلچر ہے کلکتہ شہر کا، یہ جب تک زندہ ہے یہاں کے لوگوں کو بھی زندہ رکھے گا. اور جہاں انسان رہیں گے وہاں ان کے مسائل بھی رہیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ کلکتے کا حال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا حال ہے، برا حال نہیں ہے. یہ تھے آزاد ہند کے ایڈیٹر احمد سعید صاحب. کلکتے کا ایک اور بڑا اردو روزنامہ اخبار مشرق ہے. خوبصورت آف سیٹ پہ چھپتا ہے اور دیدہ زیب اخبار ہے. بنارس، لکھنؤ اور حیدرآباد دکن تک جاتا ہے. صوبائی حکومت پر نکتہ چینی بھی کر لیتا ہے، چنانچہ سرکاری اشتہار کم ملتے ہیں. اس کے ایڈیٹر وسیم الحق صاحب کی رائے مختلف ہے. کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ کلکتہ مر رہا ہے. اگر ہندوستان ہی کے دوسرے شہروں سے اس کا مقابلہ کیا جائے یا ان چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں سے مقابلہ کیا جائے جو ماضی قریب میں ابھرے ہیں، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ کلکتہ سمٹ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، جو کہ مرنے کی ایک علامت ہوتی ہے. کاروباری اعتبار سے کلکتے کا پروڈکشن، کلکتے کا کنٹریبیوشن پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے. سماجی اعتبار سے بڑے بڑے فنکشنز، تقریبیں، سیمینار، سمپوزیمز جس پیمانے پہ ہوتے تھے آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے. سر شام جس طرح سے لوگ راتوں کو بھی یا شام کے ایک بڑے حصے تک گپ شپ کرتے تھے، بڑے ایٹ ایز رہتے تھے، آج وہ کیفیت لوگوں کے ہاں نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اس کی دلالت کرتی ہیں کہ اہل کلکتہ ایک خاص قسم کے تجارتی، سماجی اور معاشرتی ٹینشن میں رہ رہے ہیں، جو یہ کلکتہ شہر کے لیے ہم اس کی ترقی معکوس کہہ سکتے ہیں. اخبار مشرق کے ایڈیٹر وسیم الحق صاحب. اب میری ملاقات تھی مغربی بنگال اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کلیم الدین شمس صاحب سے. میں خزرپور کے علاقے میں پہنچا. یہ بندرگاہ کے قریب کا علاقہ ہے. گارڈن ریچ بھی وہیں پاس میں ہے اور مٹیا محل بھی دور نہیں. تا حد نگاہ لال لال کھپریلوں کے نیچے نیچے مکان، سڑک کے کنارے دکانیں اور چائے خانے جن میں فلمی گانے بج رہے تھے. درمیان کلیم الدین شمس صاحب کا نسبتاً نیا 2 منزلہ اور آرام دہ مکان. وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے اور علاقے کے لوگ اپنی اپنی شکایتیں لے کر ان کے پاس آ رہے تھے. کلکتے کے معاملات کو کلیم الدین صاحب خوب جانتے ہیں. شہر کی آبادی کے مسئلے اور بگڑتی ہوئی اقتصادی حالت کے بارے میں انہوں نے صاف اور ڈھکے چھپے لفظوں میں سب کچھ بتا دیا. نہیں، جہاں تک کہ یہاں کی آبادی کا تعلق ہے، میں یہ بات یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ گرچہ کلکتہ پورٹ کو نظر انداز کیا گیا اور یہاں کا جو پورٹ
हुगली रिवर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो हुगली रिवर मरकज़ और दिगर अदारों की गफलत की वजह से ख़त्म होती गई है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कलकत्ता पोर्ट एकदम ख़त्म हो गया और बेरोज़गारी का बाज़ार गर्म हो गया है। गरचे हुगली पोर्ट के नज़रअंदाज करने से कलकत्ता पोर्ट की अहमियत कम हो गई है और इस पोर्ट में जहां 42,000 आदमी आज से 7 साल पहले काम करते थे, आज वो घट करके 19,000 की तादाद में चले आए हैं। मगर ईस्टर्न इलाकों को फेड करने के लिए कलकत्ता पोर्ट की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा इसका नेमुल बदल हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। दुश्वारी ये है कि हल्दिया पोर्ट के अंदर जो मुलाजमत का मसला है, वहाँ उन्हीं लोगों को मुलाजिम रखा जा रहा है जो हल्दिया के इलाका के रहने वाले हैं या मगरबी बंगाल से जिनका ताल्लुक़ है। हुकूमत की कोशिश के बावजूद भी हुकूमत कलकत्ता के लोगों को हल्दिया में मुलाजमत नहीं दे सकती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का मसला है, दिगर मुकामी मसाइल हैं, जिसकी वजह से हल्दिया पोर्ट के अंदर हम यहाँ के लोगों को वहाँ भेज नहीं सकते हैं। तो ये है सूरत हाल। हल्दिया में नई बंदरगाह खुल रही है, मगर नौकरी सिर्फ बंगाल के पुराने बाशिंदों को मिलेगी। कलकत्ते वाले अपनी ही उंगलियों से अपनी डूबती हुई नब्ज़ें देखा करेंगे। आखिर में एक दिलचस्प बात, जरनैली सड़क के एक सिरे पर शहर पेशावर है और दूसरे पर शहर कलकत्ता, और अगर सोचो तो दोनों में कितनी बातें मुश्तरक हैं। पेशावर में खुद मकामी बाशिंदे कम हैं, बाहर से आए हुए दूसरी ज़बानें बोलने वाले ज़्यादा। कलकत्ते में यही हाल बंगाली बोलने वालों का है। पेशावर में पूरे बर्रे सग़ीर के लोग आकर आबाद होते रहे, यही सूरत कलकत्ते की है। फिर पेशावर में महाजरों और पनाह गुज़ीनों की आमद हुई, यही कलकत्ते में हुआ। फिर शहर की आबादी का अजब हाल है। वो कलीमुद्दीन साहब मुझे बता रहे थे और कह रहे थे कि मामलात दुरुस्त ना किए गए तो कलकत्ते का बचना मुश्किल है। उनके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर थी। उस वक्त मुझे काली मंदिर का वो पुजारी बहुत याद आया जो देवी के मुकाबिल आंखें मूंदे दुनिया ज़माने से बेनियाज गाए चला जा रहा था, और उसे ऐसी कोई दुविधा नहीं थी कि कलकत्ता रहेगा या नहीं, उसमें बूम बसेगा या बला रहेगी। हुगली कीचड़ से भर चुकी थी, पानी गले गले तक आ चुका था और कलकत्ते की गाय के थनों से दूध चिचोड़ कर पेट भरने वालों की तादाद का अजब आलम था। कलीमुद्दीन शम्स। कलकत्ते की पूरी आबादी दिन में 1 करोड़ 20 लाख की होती है और रात में 1 करोड़ हो जाती है। ये 20 लाख की आबादी कलकत्ते के सराउंडिंग एरिया से आकर के यहाँ काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, बिजनेस करते हैं और फिर रात को वो वापस चले जाते हैं। मगर ये 20 लाख की आबादी आज तक के कलकत्ता कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट को या किसी भी लोकल अथॉरिटी को 1 पैसा टैक्स नहीं देती है। साथ ही साथ कलकत्ते की जो महदूद आमदनी है तो हमें उस आबादी से भी 1 पैसा नहीं मिलता जो आबादी के रिफ्यूजी की शक्ल में या तो साबिक पाकिस्तान या मौजूदा बांग्लादेश से यहाँ आई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप महसूस करेंगे कि जब आसाम के अंदर हंगामा और फसाद हुआ उस वक्त जो है कि आसाम से बेशुमार बंगाली यहाँ आए, मगर हमने उन्हें खुशामदीद कहा, हमने उनकी मेज़बानी की, बहुतों को आज तक मेज़बानी कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उनसे कुछ लेना तो दूर की बात है, उल्टे हमें कलकत्ता से काट करके उनको कुछ देना पड़ रहा है। जब तक कि इसके लिए एक माकूल रकम का बंदोबस्त नहीं किया जाता है, कलकत्ता को बचाना मुश्किल है। ओय श्यामा बामा के तनु दलितान जन शारद सुधा कर मंडल बदनी रे तल विरहित सहित सहित तड़ित जड़ित नवघन झलके ओय श्यामा बामा के।